नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर 2025 की सीरीज में हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और आज हमने 100 प्रश्नों को लिया है और ये 100 प्रश्न में आप लाइब्रेरी बजट, नियम, फंडामेंटल मतलब टोटल चीज़ इस 100 प्रश्न में मैंने सब कुछ सम्मिलित किया है लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और आप किसी भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगले 100 प्रश्न में हम देखेंगे लाइब्रेरी से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बने रहिएगा चैनल पर, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। नियमों का एक समुच्चय जो डाटा संप्रेषण का समन्वय करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? तो राउटर नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का घटक नहीं है? सर्च इंजन का घटक कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक भाषा तकनीक यानी कि नेचर लैंग्वेज टेक्निक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आस्की नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा, बाकी फोर्ट्रॉन, कोबोल और सी प्लस प्लस ये सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के लिए गूगल द्वारा विकसित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो गूगल ने जो है एंड्रॉयड को जो है विकसित किया है, जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना की उच्चतम इकाई है? निम्न में से कौन सूचना की उच्चतम इकाई है? क्वेश्चंस यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है टीबी, टेराबाइट इसका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संचार चैनल पर संचार डेटा की दर इकाई क्या है? चैनल पे जो है संचार डेटा की दर इकाई क्या है? तो बीपीएस होती है। ठीक है, बीपीएस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट शब्द का विकास किसने किया था? हाइपर टेक्स्ट शब्द का विकास जो है किसने किया था? तो राइट आंसर टेड नेल्सन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न थोड़ा हार्ड आएंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था ने किया था? कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस संस्था ने किया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के द्वारा किया गया था, आईएसआई के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो अल्ट्रा विस्टा, एक्साइड, लिकोस ये सभी हैं सर्च इंजन। बाकी ओपेरा, यूसी ब्राउजर, गूगल ये सभी हैं। अगला प्रश्न है MIME से आप क्या समझते हैं? MIME से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बड़ा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपयोक्ताओं को पारंपरिक ओपेक और प्रतिस्थापित कर सभी पुस्तकालय संसाधनों जैसे कैटलॉग, अभिलेख, डिजिटल पुस्तकालय आइटम, संस्थागत रिपोजिटरी, अन्य पुस्तकालय संग्रह और संसाधन को खोजने और ब्राउज करने में सक्षम है? कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वी यू फाइंड ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि XQRC, मैं लिख दे रहा हूँ, XQRC का पूर्ण रूप है। यहाँ पूरा नाम जो है इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी
जो है रॉन्ग है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पीजीपी का पूर्ण रूप है, पीजीपी का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पार्टी गुड प्राइवेसी। अगला प्रश्न, सही पदानुक्रम संबंध संरचना क्या है? यानी कि सीक्वेंस जो है यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शैनन वीवर थ्योरी से प्राप्त सूचना का सरलीकृत मॉडल क्या है? शैनन और वीवर ने जो मॉडल दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज पद को जो है गढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज पद को जो है गढ़ा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रिज मैचलुक। अगला प्रश्न बी, माफ कीजिए मैंने सी कह दिया, शायद बी है राइट आंसर। अगला प्रश्न है संचार शब्द किस शब्द से लिया गया है? संचार शब्द जो है किस शब्द से लिया गया है? तो लैटिन शब्द से लिया गया है। अधिकतम जो है लैटिन और ग्रीक से ही उपयुक्त रहता है। बाकी ये चीनी और उपयुक्त में कोई नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब कोई कैसर सिस्टम से डाटा का दुरुपयोग या चोरी करने का प्रयास करता है तो उसे कहा जाता है? जब तो अतिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्रैकर का क्रैकर होता है, ठीक है, ये हिंदी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न प्लेटफार्म, उपकरणों और मीडिया पर पढ़ने, लिखने और बातचीत करने की क्षमता को कहा जाता है? तो ट्रांस साक्षरता कहा जाता है, ट्रांस लिटरेसी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई शोध सिंधु का उदय किसके विलय से हुआ? ई शोध सिंधु जो है किसके विलय से हुआ? 21 नंबर। तो इंडिस्ट और इन्फोनेट और एनालिस्ट के विलय से हुआ था। ए, बी और सी राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन्फोर्सस किसका उदाहरण है? इन्फोर्स जो है किसका उदाहरण है? तो ये प्रयोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ओमनी पेज एक है। ओमनी पेज क्या है? तो ये OCR सॉफ्टवेयर है जो शब्दों को कैच करता है। अगला प्रश्न है समुदाय निम्नलिखित में से किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का एक घटक है? समुदाय, तो डी स्पेस का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्क में डैश में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण उपलब्ध है। मार्क में संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण उपलब्ध है, डैश में क्या रहेगा यही यहाँ पे भरना है। तो परिवर्तनीय क्षेत्र, वेरिएबल फील्ड, यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऑन्टोलॉजी निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं। ऑन्टोलॉजी में निम्नलिखित घटक जो है सम्मिलित हैं, कौन कौन से? तो अवधारणाएं, उदाहरण, संबंध और स्वयं सिद्ध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या इंडेक्स इंडियाना का भाग नहीं है? तो शीर्षक अनुक्रमणिका नहीं है, बाकी वर्गीकृत है, विषय अनुक्रमणिका है, लेखक अनुक्रमणिका है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राइमरी रिसोर्स एनालिटिक्स टूल्स को बनाया। निम्नलिखित में से किसने प्राइमरी सोर्सेज एनालिटिक्स टूल्स को बनाया। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया था। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो पहले का 3 हो जाएगा IS 15,339 2003 सार्वजनिक पुस्तकालय मार्गदर्शिका है ये। और बी का जो है 1 हो जाएगा 12,940 जो है IS 2017, ये प्रलेखन पुस्तकालय सांख्यिकी मार्गदर्शिका है। और IS 15,996 2021 जो है ये आपका सूचना प्रलेख पुस्तकालय निष्पादन संकेत है। और ये तो अपने आप मिल जाएगा ना, 2 नंबर। डी का जो है 2 नंबर होगा। तो सबसे पहले 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पबमेड सेंट्रल यानी कि PMC क्या है। PMC क्या है। PMC क्या है, तो ये बायोमेडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस की पत्रिका साहित्य का निःशुल्क पाठपूर्ण संग्रह है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा OCLC का उत्पाद या सेवा नहीं है। तो ISBD जो है नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाता। तो जिल्दबंदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना ब्रोकर्स क्या है। तो उन व्यक्तियों या फर्म को संदर्भित करता है जो एक शुल्क के द्वारा सूचना प्रदान करते हैं। सूचना ब्रोकर्स उसे कहा जाता है। अब क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ आते जाएगा धीरे धीरे। भारत में साहित्यकार की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक साहित्यिक कार्य संरक्षित रहता है, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। तो 60 वर्ष। इंटरनेशनल लॉ जो है अलग कहता है, भारतीय लॉ जो है अलग कहता है, ये भी डिफरेंट है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बेमेल का पता कीजिए। इसमें से जो है कौन सा बेमेल है। तो राइट आंसर ग्रामली अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली कार्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो नागपुर में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी कभी कभी पूछ लेता है। जित आप पूरा देख लेंगे ये सीरीज को तो आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था। तो एलन पिचर्ड ने किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि PhD कैसे प्राप्त करें, ग्रंथ के लेखक हैं। PhD कैसे प्राप्त करें, ग्रंथ के लेखक जो है कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी EM फिलिप्स। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि का चक्रीय प्रक्रिया निम्न में से क्या महत्व प्रदान करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण एवं अवधारणाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को अभिगम्यता सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा है।
बताइए इसमें कौन सा है? बार बार आ जा रहा है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन मतलब एक और ये दो, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ष 2024 में इफ्ला की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित होगी? ये तो हो चुकी है क्योंकि टाइपिंग काफ़ी समय से चल रही है ना। तो ये दुबई में। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 के अंतर्गत यदि कोई प्रकाशक अपनी प्रकाशित पुस्तक जमा करने से विफल होता है तो उस पर डैश तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जुर्माना पूछ दिया है, जबकि कितने दिनों में प्राप्त हो जानी चाहिए, तो 30 दिन में। कितनी पुस्तकें भेजता है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को, तो 4 वगैरह वगैरह। चलिए जब ये डिस्कस पूरी तरीके से करेंगे तो अब उस पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए है, 50 रुपये का शुल्क जो है लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CILIP के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन ट्रेवर एलन हैं, यानी कि क्लिप के अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेल्वेडियर हाउस के किस पुस्तकालय का संबंध है? किस पुस्तकालय का संबंध है बेल्वेडियर हाउस से? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का संबंध जो है बेल्वेडियर हाउस से है। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन है। कथन कह रहा है कि ATIRA है ना, पुस्तकालय कपड़ा और संबंध उद्योगों के उपयोगकर्ताओं को सेवाएं जो है प्रदान करने से संबंधित है। और कथन 2 कह रहा है कि ATIRA पुस्तकालय और सूचना केंद्र भारत के उद्योग उन्मुख प्रलेखन सेवाओं को शुरू करने वाला पहला केंद्र है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है यहाँ पे चयन करना है। तो ए और दो जो है ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है सम्मिलित करना बहुत ही जरूरी है और मैंने काफ़ी जो है इसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि आजकल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस अधिक संख्या में देखे जा रहे हैं। पहले तो नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन अब जो है नवोदय विद्यालय EMRS राजस्थान में अधिकतम देखे गए हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन जो है सिर्फ UGC में ही देखने को मिलते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 46 को। 46 हमारा कह रहा है कि वैज्ञानिक और तकनीकी इंजीनियरिंग अनुसंधान में पत्रिकाओं और सम्मेलन के लेख शोधन हेतु सबसे व्यापक ग्रंथालय डाटाबेस कौन सा है? यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, सही विकल्प को जो है चुनना भी है आपको। कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। 2 सही है, परंतु 1, 3 तथा 4 गलत हैं। ठीक है, 2 सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है, श्याम पित्रोदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के मतलब वर्तमान में महासचिव जो है कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, शेरोन मेमिस है।
अगला प्रश्न हमारा है, किस पुस्तकालय में पुस्तकालय अधिभार यानी कि लाइब्रेरी से सरचार्ज के स्वरूप में जो है एक्सरसाइज ड्यूटी जो है लगाया जाता है? किस राज्य में लगाया जाता है? तो गोवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली विश्व की पहली ऑनलाइन सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली जो है कौन सी है? विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली विश्व की पहली ऑनलाइन सूचना प्रणाली जो है कौन सी है? तो राइट आंसर डायलॉग है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसको वीडियो साफ ना समझ में आए तो 1080 भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचनात्मक सार की विशेषताएं हैं? सूचनात्मक सार की विशेषताएं जो है कौन सी हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन 2 जो दे रखा है, यह दस्तावेज की रिपोर्टिंग या प्रायोगिक जांच के लिए जो है सबसे उपयोगी है। और 4 नंबर जो दे रखा है, यह मुख्य विचारों और पहलुओं को संक्षेपित करता है तथा वास्तविक डाटा को सम्मिलित करता है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 2 और 4। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एवं सूचना विभाग यूनेस्को के संबंध प्रोजेक्ट के रूप में जो है पहचाना गया या कार्य करता है? इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो राइट आंसर दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एस आर रंगनाथन की केंद्रीय समर्थित पुस्तकालय के सहयोग योजना के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत के एनईपी को लागू करने में सहयोग कर रहा है? तो विश्व भारती कर रहा है एन ट्रिपल आर एल एफ के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के मिशन निर्देशक रहे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी मुग्धा सिन्हा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस वर्ष में स्थापित किया गया? और ये पटना में है। जब डिटेल में बात होगी तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो 1891 में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम का नियोजन और संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, जिसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों में सबसे पुराना माना जाता है, निम्नलिखित कार्मिक नीतियों का पालन कर रही है? 58 का क्या होगा? देखिए 58 का तो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी जो है सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सभी का पालन जो है कर रहा है। तो इस सबको जो है आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक के। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूजीसी द्वारा 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के विकास के बारे में बताए गए स्टाफ फार्मूले के अनुसार एक वर्ष में प्रत्येक 6000 वॉल्यूम के लिए एक व्यक्ति जोड़ने की आवश्यकता कौन से विभाग में है? 6000 पुस्तकों पर जो है एक व्यक्ति जोड़ने की आवश्यकता किस विभाग पे है? तो बुक सिलेक्शन, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए? दोस्तों जो है ये प्रश्न कुछ गड़बड़ मुझे समझ में आ रहा है। तो 6,000 पे होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन 6,000 पर जो है एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं सही कर दूंगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेकिन उसका आंसर जो है 6,000 है। 6,000 पर जो है एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। ये इफ्ला का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शोधकर्ता द्वारा किसी समस्या का अस्थायी समाधान के रूप में जाना जाता है। तो परिकल्पना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोटका का नियम आधारित है। लोटका का नियम जो है किस पर आधारित है, बताइए। तो 63 का लेखकों के प्रकाशन की आवृत्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुसंधान पद्धति में अनुसूचियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो डाटा संग्रह के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक अध्ययन के शोध अभिकल्प में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो जांच परिणाम नहीं शामिल होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेल्फी तकनीक क्या है? तो जो है डेल्फी तकनीक जो है यह एक अनुसंधान की पद्धति है। अगला प्रश्न है कि इसको छोटा कर लें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। तो कथन 1 कह रहा है कि एग्रिस जो है पूरी दुनिया में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ सूची डाटा को प्राप्त करने, एकीकृत करने और संसाधित करने के लिए कंप्यूटर आधारित विकेंद्रीकृत प्रणाली है। कथन 2 कह रहा है कि जनवरी 1980 में एग्रिस सुचारू रूप से क्रियान्वयन हुआ। तो कथन ए जो है मतलब एक जो है वो सही है, परंतु दो जो दिया गया है वह गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी सेम क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो कथन एक कह रहा है कि अभिलेखागार को निर्माता रूप, वैध उपयोग, संकलन की स्थिति, विषय वस्तु महत्व और कालानुक्रमिक सीमा के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कथन 2 कह रहा है कि सूची भंडार अभिलेखागार का एक लिखित या मुद्रित विवरण है। यह अभिलेखागार की जानकारी या स्टॉक रजिस्टर खोजने में सहायता करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोनों कथन इसमें सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का भाग जो है नहीं है? कौन सा इसमें भाग नहीं है? तो प्रकाशक अनुक्रमणिका जो है नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? नई दिल्ली द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज न्यूज और इंडियन साइंस आउटस्टेक जो है प्रकाशित किए जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक, यूनिवर्सिटी न्यूज और इंडियन साइंस आउटस्टेक किसमें है देख लीजिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी है, सॉरी यार, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक है, बी और सी है। इंडियन साइंस आउटस्टेक जो है आइसलिक के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है
जल्दी-जल्दी बोलने में कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि दिमाग में पढ़ते कुछ और रहते हैं, बोलते कुछ और रहते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि अभिलेख पटल किसकी पहचान है? अभिलेख पटल जो है किसकी पहचान है? तो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब संसाधनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? तो अंतिम संशोधन की तिथि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेलनेट किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ? डेलनेट जो है किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में जो है पंजीकृत हुआ? तो 1952 में डेलनेट 92 में। राइट आंसर इसका बी है। 1988 में जो है इसे चालू कर दिया गया था, लेकिन पंजीकृत जो है 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निकनेट की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? निकनेट की स्थापना जो है एनआईसी के द्वारा जो है की गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि CSIR CSIR इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कंसोर्टियम का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम वर्गीकरण प्रणाली जहां विषय द्वारा प्रथम विभाजन होना है कहलाती है? 76 का राइट आंसर दीजिए, क्या कहलाती है? तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एंग्लो अमेरिकन कोड किस वर्ष में जारी किया गया? तो ये जो है 1908 में जारी किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है FRBR मॉडल पर आधारित है, तो वस्तु संबंध मॉडल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामान्य डबलिन कोर में कितने तत्व होते हैं? तो 15 एलिमेंट। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका तो रहना ही रहना, मान के चलिए अगर 100 पेपर हो रहे हैं लाइब्रेरी के, 100 एग्जाम आपने दिए, 100 एग्जाम में 80 एग्जाम में डबलिन के एक ये वाला प्रश्न कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को रुक के। चलिए मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। कथन 1 कह रहा है कि पदानुक्रम का सिद्धांत आइडिया प्लेन के सिद्धांत में से एक है। कथन 2 कह रहा है कि सापेक्षता एवं एकरूपता का सिद्धांत जो है नोटेशनल प्लेन के सिद्धांत में से एक है। तो कथन ऑप्शन डी इसका राइट है। कथन सेकंड जो है सही है और कथन एक जो है गलत है। अगला प्रश्न कर रहा है सही युग्मों का जो है यहाँ पे चयन करना है, कौन सा इसमें सही है? सही युग्मों का जो है यहाँ पे चयन करना है। तो वर्ल्ड कैट सबसे बड़ा व्यापक ग्रंथालय डाटाबेस है और ग्रंथात्मक विवरण का डाटा मॉडल जो है BIB फ्रेम है। ये दोनों सही है, ऑप्शन सी। इंडकैट जो है ये गलत है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार्यक्रम बजट मूल्य रूप में किसके द्वारा किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? कार्यक्रम बजट मूल्य मूल रूप से जो है किसके द्वारा किस वर्ष में जो है प्रस्तावित जो है किया गया था?
तो हूवर आयोग 1949, ऑप्शन बी इसका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डैश बजट गतिविधियों का प्रदर्शन व्यय पर आधारित है और संचालन की दक्षता पर जोर देता है। तो प्रदर्शन बजट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्स सिग्मा उत्पाद और सेवा प्रदाय दोनों के उच्च स्तर को प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर दर्शन, माप और पद्धति, ये तीनों होगा, प्रक्रिया नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक चयन के 3 कारक एवं साधन हैं, यह किसने पुस्तक पाठक कहा था? 3 कारक हैं, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, किसने कहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एसआर रंगनाथन ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परिवर्तन प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं। तो ये सभी हैं तकनीकी, उपयोगकर्ता, समाज, ये सभी हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत पर आधारित है। मैस्लो का सिद्धांत जो है किस पे आधारित है? तो लक्ष्योन्मुखी पे आधारित है। ओहो, आवश्यकताओं का सोपन पे है, माफ करना, ऑप्शन बी पे है, 88 का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए पुस्तकालय भवन को कहा जाता है। तो हरित पुस्तकालय भवन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन वह शक्ति है जो किसी संगठन को निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन देता है। निम्न द्वारा जो है कहा गया है, किसके द्वारा जो है यह कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जे विलियम सुल्ज के द्वारा जो है कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके स्थापना क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आईएसबीडी, फिर आपका आईएसबीडी जी, फिर सीसीएफ, फिर मार्क 21, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सेवाओं के नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की रणनीति को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी रूप में नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण किया जाता है। तो अनौपचारिक सत्र में, सहभागी सत्र में, बौद्धिक सत्र में, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आइनिस बहुभाषी थिसारस कौन सी भाषा में उपलब्ध है? आइनिस जो है बहुभाषी थिसारस जो है कौन सी भाषा में उपलब्ध है? तो ये सभी भाषा में उपलब्ध है, जितनी भी भाषाएं दी हुई हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मॉडल नेशनल इंटरनेशनल मॉडल नेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन कोड 1983 किसके द्वारा प्रथम बार स्थापित किया गया था? 95, तो इफ्ला के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के ऑटोमेटेड रियल्टी से संबंधित है? तो इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी 2.0 का प्रयोग माइकल कैरी कैसी ने पहली बार अपने किस ब्लॉग में किया था? तो लाइब्रेरी क्रंच में किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक सोशल नेटवर्क से संबंधित नहीं है? तो ट्विटर नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 किसके द्वारा जो है खोजा गया था? तो डर्सी के द्वारा 1999 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल से संबंधित नहीं है? तो वर्ल्ड कैट लोकल जो है नहीं है। तो दोस्तों, आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। मैंने सभी से थोड़ा थोड़ा प्रश्न जो है उठाया हुआ है। सभी टॉपिक को जो है कवर प्रतिदिन करूँगा, चाहे वो 60 प्रश्न हो, 100 प्रश्न हो, 200 प्रश्न, एक दिन में जितना भी हो पाएगा मैं करूँगा। तो लाइब्रेरी साइंस 2025 की जो है मैंने सीरीज के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखना चाहें तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।